स्पेशल एडिशन के साथ मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट हुदा शाह और इस शो के रेगुलर होस्ट भी यहीं पे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपने घबराना नहीं है, सईद काजी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। अच्छा मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि आज मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। इस शो की आप लोगों को पता है करंट अफेयर्स पे बात होती है, लॉ पे बात होती है, बड़ी सीरियस डिस्कशन होती है। चूंकि आज ईद का शो था इसलिए काजी साहब कोई सीरियस डिस्कशन ना करें, इनको टोकने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया है ना, ऐसी बात है ना? बिल्कुल ठीक है। तो आज मैंने आपको करने नहीं देनी कोई सीरियस नहीं, लेकिन आप हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ तो करवाएं पहले, जो हमारी मेन स्टे है हमारा आज। जी बिल्कुल, आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। बहुत से टीवी चैनल्स पे, बल्कि हर टीवी चैनल्स पे आपने उनको करंट अफेयर्स पे तज्जिया करते सुना होगा, उनको कानून पे तज्जिया करते सुना होगा। वो खुद भी बहुत बड़े कानूनदान हैं। एतजाज अहसन सर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर और ईद मुबारक। ईद मुबारक। और जैसा कि नाज़रीन मैंने पहले कहा कि हम कोशिश करेंगे कि बड़ी लाइट सी गुफ्तगू हो, ईद से रिलेटेड गुफ्तगू हो, इसलिए आज हमने सर के साथ उनकी वाइफ को भी इनवाइट कर लिया है ताकि घर की बात जो है वो निकलवा सके हम। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक और थैंक यू आप लोग यहाँ पे आए। और काजी साहब अब आपकी जानिब बढ़ती हूँ। सबसे पहला सवाल आप सबसे, ईद का पहला दिन है, एतजाज अहसन साहब से तो मेरे कोई दिन ऐसा हफ्ता गुजरता नहीं है, लेकिन आज एजाज की बात यह है कि मोहतरमा बुशरा एतजाज साहब हमारे साथ हैं। तो बस आज हमने घर की बातें निकलवानी है। यानी ये एक वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड कपल्स है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एतजाज साहब की जब हम शख्सियत का अहाता करें, शायर भी हैं, राइटर भी हैं, सियासतदान भी हैं, मुझे पता चला और एक और शायर भी हैं। और हाँ, शायर भी हैं। और एक और बात कि ज़िंदगी के जिस पेशे में है उसमें कभी तो प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं और कभी अंडरग्राउंड भी जा रहे होते हैं। तो ये कैसा लगा एक ऐसी हमाजियत शख्सियत के साथ जो ज़िंदगी गुजारना है? आप खुद माशाल्लाह बड़े हवाले हैं, लेकिन जाहिर है एतजाज अहसन एक गैर मामूली शख्सियत के हामिल हैं। तो वाज इट अ बिट डिफ़िकल्ट टू हैंडल सच अ जीनियस हस्बैंड? आई बीन वेरी फॉर्चुनेट। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि इनकी साथ मुझे मिला और ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान को पा लेना बहुत बड़ी बात है। और बात यह है कि जो हमारे यहाँ एक ज़िक्र होता है प्रोटोकॉल्स का या ये वो वगैरह, ज़िंदगी में यही देखा है कि कद आपका लोग बढ़ाते हैं, आपकी सिक्योरिटी, आपके प्रोटोकॉल, आपके आगे कोट उठाने वाला वो नहीं बढ़ाता। सो कद आपका लोग बढ़ाते हैं अपनी मोहब्बत से। सो ये मेरी खुशकिस्मती है कि इनसे मोहब्बत करने वालों ने मुझे भी बड़ी इज्जत दी। Of course. So I really am blessed. And मैं ये भी कहूँगा कि ज़ाती एतजाज साहब, अब आप भी तो यानी देखें अब हम एक मैं ऐसे मर्दाना बात कह लूँ कि आप इस तरह के लोगों को हैंडल करना कोई आसान काम नहीं होता, जो ज़्यादा ज़हीन लोग होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन्हें भी हमें यानी क्रेडिट देना पड़ेगा, क्रेडिट अप्रिशिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा जी, करता हूँ मैं तो, इसका मोतरफ हूँ। ज़रूरी भी है। नहीं, मोतरफ हूँ इसका, इस बात का कि मुझे मेरे पे ज़िंदगी में बड़े नशेब व फराज आए। जब नशेब था तो जेल की काल कोठरी में बंदा पड़ा हो, मुल्तान साउथ फेसिंग सेल दिया हुआ हो, और मुल्तान की गर्मी में मई जून में, और ये 14 दिन बाद आती हो मिलने, पसीने छूटे हुए, बच्चे साथ, 2 छोटे छोटे। और बस मैं जब नशेब आया है तो इसने संभाल लिया। ये इससे बड़ा क्या हो सकता है? और मुझे लगता है कि किसी इंसान का पता ही तब चलता है जब वो मुश्किल में आपका। मुझे फिक्र नहीं इसने करने दी कि बच्चों का ये हो रहा है, बच्चों का वो हो रहा है। क्योंकि आपने तो बच्चों को इतना टाइम, जो आपका प्रोफेशन था, जो आपकी जिम्मेदारियां थी, उसमें तो उनमें ज़्यादा जी सारी तरबियत इसने दी सारी। मैं समझती हूँ कि नॉट दैट कि मैं क्रेडिट लेना चाह रही हूँ, मगर बच्चों को इन्होंने शायद पहली दफ़ा उस वक़्त गौर से देखा जब मैंने बताया कि अब ये जहाज़ पे चढ़ के पढ़ने अमेरिका जा रहे हैं। माय गॉड, इट्स अ सैक्रिफाइस। हाँ, पहली दफ़ा इन्होंने उनको देखा होगा, क्योंकि सोते हुए जाते थे, सोते हुए आते थे,
और उनके जो भी ज़िंदगी के फैसले थे, जो भी उनके लिए उनकी तरबियत थी, वो सब की सब, एक तो खैर जॉइंट फैमिली में हम रहते थे, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता कि बहुत सारे लोग रोल मॉडल्स मौजूद होते हैं। मगर ये है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा बड़ा कॉम्पैक्ट जॉइंट फैमिली सिस्टम भी देखा, और उन्होंने एक बड़ा सीरियस माइंडेड पेरेंट्स देखे जो कि बड़े फोकस थे कि भाई मार्शलाई हुकूमतें, ज़्यादतियाँ, जुल्म और सितम, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, विमेन राइट वायलेशंस जो हैं वो हम अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। सो वैसे ही वो उनका तालीम भी बढ़ती गई, और आज माशाल्लाह से वी आर प्राउड टू से कि वो बड़े रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं। अच्छा एतजाज साहब एक मिनट नहीं काजी सर, पहले मुझे सवाल, अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों से बहुत पर्सनल सवाल करने वाली हूँ, इसलिए माइंड मत कीजिएगा, पहले ही कह रही हूँ, आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई थी? बहुत मुलाकात हुई थी कि अरेंज नहीं, अरेंज नहीं थी, अरेंज्ड चॉइस मैरिज थी। ओह दैट्स ग्रेट, ये अच्छा है, आई लाइक इट। इसकी जो एक बेहतरीन सहेली थी, बेस्ट फ्रेंड कॉलेज में, वो मेरे बेहतरीन दोस्त ये फरीद और नौरीन है, उनकी शादी हो गई आपस में। ओके। उससे पहले हम नहीं थे जानते एक दूसरे को। उस शादी पे, मेहंदियों पे, ये हुमायूं पे एक दूसरे को देखा, मिले, बातें भी की, और फिर बाकी तो सब, जब एक दफ़ा हमने फ़ैसला कर लिया तो बाकी सब इसके वालदैन और मेरे वालदैन ने आपस में ही किया। That's cute. वो उस हद तक अरेंज्ड। मैं जब तालिबात को पढ़ाती थी ना यूनिवर्सिटी में, तो उनका बड़ा प्यारा सवाल आपका डिसिप्लिन क्या था? इंग्लिश। तो उन्होंने कहा, ये तो फिर निस्बत हुई ना। हाँ। मैं भी अंग्रेजी को छाड़ रहा। कहने वो पूछती थी, मिस आपकी लव मैरिज हुई है? तो मैं उनसे हमेशा कहती थी कि मैरिज सिर्फ लव होती है। हाँ, वाह वाह। देखिए ना, हेट मैरिज तो हो नहीं सकती, कॉम्प्रोमाइज मैरिज भी नहीं हो सकती। सो जो चॉइस की मैरिज है, हम सबको इनकरेज करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपने अजीजदारों को, बहन भाइयों को इजाज़त दें। बल्कि इजाज़त देने वाले हम कौन हैं? ये उनको इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपनी चॉइस से अपनी ज़िंदगी का पार्टनर ढूंढें। अच्छा एतजाज साहब, एक सवाल जो मैं अभी रास्ते में आपसे पूछ भी रहा था, मुझे मंजूर हैदर याद आ रहे हैं कि मैं ऐसे वक्त में निकला तो दश्त की जानिब, परिंद लौट रहे थे जब आशियाँ की तरफ। हुजूर एक सेटल्ड करियर था, यू टॉप्ड दी मोस्ट क्वेटेड जो यहाँ नौकरियाँ हैं, लोग तो इस सेब में मुब्तला होकर पागल होते देखे हमने, वो आपने टॉप किया और फिर उसको आपने अबंडन कर दिया, और एक ऐसा अनचार्टेड वाटर्स जो हैं उसमें कदम रखते हुए, वो व्हाट वाज दैट मोमेंट जिसमें आपने ऐसा डिसीजन किया एक ऐसे मुल्क में जो बड़ा ही वॉलेटाइल है? मैं खासा ब्रीफलेस लॉयर था, मैं बैरिस्ट्री करके आया था इंग्लिस्तान से, पर वकालत इस तरह चलती नहीं थी, ब्रीफलेस लॉयर था। पर इम्तिहान में मैंने दिया, वो दोस्त सारे ही दे रहे थे, मैंने भी उसी रॉ में दे दिया, तो वो इम्तिहान में मैं अव्वल ही आ गया, मुझे खुद यकीन नहीं आता था कैसे आ गया। Which year was this, sir, when you topped the 1969, तब यूनाइटेड पाकिस्तान था, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान यूनाइटेड था, और बंगाली बहुत आगे आया होते थे, किया करते थे, लेकिन दो हम लड़के यके बाद दीगरे वेस्ट पाकिस्तान से, एक एजाज रहीम, उसके बाद मैं फर्स्ट आए, तो ज़रा इधर की साख बनी। पर उसके बाद यानी आप कह रहे हैं कि बंगाली ज़्यादा तालीम में आगे थे हमसे, हमारे जो आगे थे जी, बिल्कुल आगे थे। और वो अगर मैं फर्स्ट भी आया हूँ तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ वगैरह वही बंगाली होते थे। तो उस पर ये हुआ कि अब बस काजी साहब दिल ही उधर नहीं लगता था। मैं यहाँ लेबर यूनियंस के केसेस करता था, ये रहमान शहीद की इनकी थी लेबर यूनियन, भट्टा मजदूरों की लेबर के लिए काम करता था, और ये जर्नलिस्ट साहब की वो मूवमेंट चली जर्नलिस्ट की, जिसमें निसार उस्मानी, मिनाज बरना वगैरह थे, उन लोगों की वकालत करता था। मिलिट्री कोर्ट्स में
ट्रायल्स होते थे उनमें जाता था, और मुझे ये मेरा दिल मानता नहीं था कि मैं ये क्रॉस ओवर कर जाऊँ। ये लेकिन डी क्लास किया, लेकिन यू केम फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली, तो फिर आप ज़्यादा आपका ताल्लुक मज़दूरों से और इन तबकात से, इनकी तरफ ज़्यादा माइल थे आप? बहुत ज़्यादा सुर्खे आजकल। और ये कहना इसने साथ दिया मुझे, इसने हर अच्छा, ये भी लेफ्ट लेने नहीं, मैं बाप फौजी, दादा फौजी, परदादा फौजी। ओह वाह। अच्छा मैम, इसी क्योंकि सर ने कहा कि जिस तरह हमने भी देखा बहुत बिजी रहते थे, और जितने भी अभी सर ने ही डिस्कस किया, जेल भी काटी, इस सारे सिनेरियो में बीइंग अ वुमेन मुझे लगता है कि आप बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, आप बड़े इमोशनल भी हो जाते हैं कि आपको टाइम नहीं मिल रहा होता, तो उसको आपने कोप अप कैसे किया था इस सारी सिचुएशन को? मेरा ख्याल है अब आकर के मुझे ख्याल आता है कि ही टुक ऑल द डिसीजंस इन आवर लाइफ, ठीक है ना, कि मतलब है ये परवाह नहीं थी कि अगर ये जेल चले गए हैं तो पीछे रोटी है कि नहीं है, पैसे हैं कि नहीं हैं, मगर आई जस्ट स्टूड बाय हिम, और मैंने कभी इनको कभी किसी चीज़ से नहीं रोका जो सियासी, समाजी या फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स थी या इश्यूज थे, उनसे मैंने इनको कभी नहीं रोका। दैट्स रियली ग्रेट, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला यही होता है। और एक बात है इत्ज़ा साहब, मैं आपकी मोहर तस्दीक इस पे कहूँगा, मैं जब इनसे बात कर रहा हूँ, इन्हें देख रहा हूँ, तो शी इज़ अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग वुमन। अदरवाइज इतना आपने ज़िंदगी में झटके, कभी वजारतें, कभी हुक्मरानियाँ, कभी मुल्तान की जेलें। नहीं, इसकी भी इसने नहीं, मैंने भी विमेंस एक्शन फोरम के साथ बहुत जेलें काटी। ज़ियाउल हक ने एक लॉ बनाया था जिसमें औरत की शहादत आधी मर्द के बराबर, लॉ ऑफ एविडेंस, दो औरतें पेश हों तो साबित कर सकती हैं, जहाँ एक मर्द की भी शहादत मानी जाएगी। उस कानून के खिलाफ इन्होंने एक जुलूस निकाला, 50-60 औरतें थीं, और इनकी इतनी पिटाई हुई। गालबन रीगल तो नहीं था, रीगल मुझे याद है थोड़ा। जी। और उसमें उसकी उस दिन से और उस सारे जो इनकी मार कुटाई हुई, ये गिरफ्तार हो के मेरी उसमें वालदा, मेरी बड़ी बहन वो भी उसमें थी, मेरी भांजी। हाँ, मगर ये एक चीज़ मैं इस वक्त ज़रूर बताऊंगी कि हमें रीगल पे मारा भी गया, कई दफ़ा हमारे जलसे जुलूस तोड़ देते थे, आ जाते थे, वायलेंस एक हद तक होता था। आज का वायलेंस जो हमारी औरतों पे हो रहा है वो जुल्म है, ये कभी नहीं हुआ। मुझे याद है जब ये मुशर्रफ के ज़माने में एतजाज़ को गिरफ़्तार कर लिया था इस्लामाबाद में, जब इमरजेंसी लगा दी गई थी, तो मैं इनके सामान लेके आ रही थी लाहौर से इस्लामाबाद, ये जेल जा चुके थे, मैं बड़ी खरामा आ रही हूँ कि पहुँची हूँ 11 बजे, तो 3 बजे लाहौर से फ़ोन आ गया कि जी वो तुहानू फड़न आए सन। मैंने कहा मुझे भी पकड़ने आ गए। सो एनीवे, रात के वक़्त मैं गाड़ी पकड़ के कहीं बहुत दूर अपने दोस्तों के पास चली गई। उन्होंने तलाश वलाश किया, मगर आज जो माहौल है, आज के माहौल में अगर कोई खातून बाहर निकलती है, सियासी अमल में दाखिल होती है, सियासत में अपना वजूद मनवाने की कोशिश करती है, उसके नताइज बहुत खौफनाक हैं, बहुत खौफनाक। वैसे आज तो नहीं होना चाहिए। हमारी सीएम जो है, पहले हमने बड़ा फख्र किया जब पहली दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बनी, तो पूरे दुनिया में यानी नाम हुआ कि पाकिस्तान में ये हुआ। तो अब तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए जब सीएम मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा है। पर आप ठीक कह रही हैं कि ये वो इत्तेज़ाज़ साहब ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, कोड़े खाए, हम साथियों ने, दोस्तों ने भी खाए। ज़ियाउल हक का सारा ऐद मैंने देखा, बड़ा ज़ालिम ऐद था, बड़ा ज़ालिम ऐद था वो। और इससे बुरा था, अरे भाई चौकों पे फांसियां, ये तो मुझे पता है। और ये किले में उल्टा टांग रहे थे, सब लोगों को सिलों पे लिटा रहे थे, ख़वातीन को किले में लेके जाते थे। ये शाहिदा जबीन, जी बिल्कुल, शाहिदा जबीन का छोटा भाई 17 साल का, जिसको फांसी हुई, नासिरा जो राना शौकत की बेगम थी, उनको ले गए थे, उनको आबदा मलिक मरहूमा। तो आपके दोस्त का क्या नाम है? सहबाई, सरमद की वालदा चली गई इसी एक ऐसे जुलूस में, वो जो शायर भी हैं और जी। तो बुजुर्ग थी,
अब उनको एक बड़ा फिक्र था कि सरमद चूँकि पीटीवी की नौकरी करता है तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तो उन्होंने मिलिट्री कोर्ट में मेजर ने कहा जी की ना है ਤੁਹਾਡਾ, उन्होंने कहा मेरा ना है पुट्टो। वो मर गया पूछते हुए तेरा ना की बीबी, उन्होंने कहा मेरा ना पुट्टो। सो मतलब ऐसी औरतें। ये जो बात आपने की एतजाज साहब, आपसे भी यही सवाल कि उस वक्त की जो इवन सिविल सोसाइटी थी वो बड़ी प्रोग्रेसिव थी जी। आज की सिविल सोसाइटी, जिस तरह मनु भाई को ने ना उसको एक नाम दिया, मैं उनका नाम दोहरा रहा हूँ, वो कहते हैं आज सिविल सोसाइटी नहीं, ये शोगल सोसाइटी। पंजाबी में शोगल कहते हैं, उर्दू में शगल कहते हैं। वो उस वक्त की सिविल सोसाइटी में ज्यादा जान थी, कोई थोड़ा लेफ्ट का असर था, सोवियत यूनियन उधर खड़ा था, क्या वजह थी? बड़ी मार खाई, मैंने खुद देखा, कवर किया। उस वक्त की सिविल सोसाइटी को भी आप देख लें, और 2007 से 2009 ये 15 साल पहले की सिविल सोसाइटी भी बड़ी जानदार थी जी। ये जब लॉयर्स मूवमेंट हुई है, वकला की मूवमेंट में मैं तो चूँकि उसके में एक था ही पिवटल रोल था, नहीं जो भी गरीबाना रोल था, फकीराना, पर जो सिविल सोसाइटी थी उसने बड़ा भरपूर हिस्सा लिया उसमें। और जहाँ जुलूस जाता था, मैं जब एक दफ़ा नज़रबंद था, इसने मुशर्रफ ने कर दिया, तो बुशरा ये ख़वातीन की जुलूस लेके लाहौर से इस्लामाबाद आई, और कोई 200 गाड़ियाँ चली थी, 10-12 गाड़ियों से। रास्ते में मिलती की गाड़ियाँ गुजरांवाला से, गुजरात से 200-250 गाड़ियों से इस्लामाबाद एंटर हुई। और ये मतलब इन्होंने अपना भी वजूद दिखाया सिविल सोसाइटी ने। बिल्कुल अगेन कमिंग इन, ये जो अभी 3-4-5 साल की जो सियासत चल रही है ना, इसमें भी औरतों का एक बहुत बड़ा किरदार है। और इतनी स्टेडफास्ट औरतें, बहुत वैलिएंट लड़की, इतनी वैलिएंट लड़कियां, इतनी वैलिएंट औरतें, और उन पे जुल्म बहुत ज्यादा हुआ है और होता जा रहा है, मगर साबित कदम है। नहीं, ये जो बहुत बड़ी बात है। इवन जो अक्टूबर रेवोल्यूशन था वो औरतों ने आगाज किया था। रोटी की कीमतों पे वो शुरू हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन हमेशा से प्रोग्रेसिव हम ये, मैं तो सिन्फ आहन कहता हूँ, सिन्फ नाज़िक नहीं कहता। यस मैं भी हमेशा ये कहती हूँ कि हमें बेचारी मत कहो। नाज़रीन, दोबारा से आएंगे, गपशप का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। थोड़ी सी चटपटी बात कर लेते हैं। आप चटपटी बात करो, मैं खट्टी। सर को, क्योंकि आज ईद का दिन भी है, तो सर को क्या खाना ईद पे स्पेशली, कि सुबह सुबह उठ कर ये खाना है, तो वो बनाता कौन है और आपके हाथ की कौन सी डिश सर को पसंद है? मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी वालदा ने बड़ी दुआएं की थी, क्योंकि मैं कभी खाना नहीं पकाती थी। तो जब मेरी शादी हुई और मैं जब वापस माँ बाप को मिलने के लिए गई, तो मैं नाचने लगी। मैंने कहा आपको पता है वहाँ कोई नहीं पकाता। That's great. नौकर पकाते हैं, जो ऑर्डर होता है वो आ जाता है और मेज पे आपको हाजिर मिलता है। नाइस। और चूंकि एतजाज की वालदा नहीं पकाती थी, अच्छा, तो एतजाज को वो जो एक जायका होता है ना, पोटों का जायका, पता ही नहीं है। वो बहुत सादा खुराक है। कभी हाँ, बहुत सादा। माश की दाल दे दें। अरे वाह, दिस इज समथिंग कॉमन बिटवीन अस। अच्छा, वो नहीं कहते तड़का लगा के? नो। नहीं काली साहब, हमारे यहाँ एक मेरी वालदा के साथ ही आई हुई, जब उनकी शादी हुई, एक हेल्प में, मतलब एक हमारी बेबे उसको हम कहते थे, बच्चे सारे वो उसी ने ज़्यादातर हमें पाला, बेगम बेबे ने। वो खाना खुद ही पकाती थी और फीका, कोई उसमें कोई जायका, कोई मज़ा नहीं। कोई मेहमान आ जाए, बैठ जाए, तो वो उससे हमें पता लगता था कि ये हम कुछ गलत खा रहे हैं। कोई इसका जायका होना चाहिए कुछ। वो जो ऐसा पका देती थी। वालदा मेरी निकली भी होती थी कि अफवाह के, कभी स्कूल भावल नगर में, कभी बिहाड़ी में देखती फिरती। मतलब देयर आर बेटर थिंग्स टू डू देन टू भुनो। वैसे एतजाज साहब, आपकी पता नहीं होगा, ग्रेट पीपल थिंक लाइक। वो मैं जब एमए में दाखिल हुआ तो शाम को मुझे ये कढ़ाई
अच्छा, मुझे कोई पता नहीं था, कमिंग फ्रॉम चकवाल, बड़ा माशाल्लाह पसमानदा इलाका था। और मैं ये क्या कि यार तुसी इन्ना गोश्त कट्ठे खा लो तुसी हाउ कैन यू, मैं क्या तुसी हाउ कैन यू मैनेज इट। हमारा तो ये होता था ना भी एक खाना पका तो चलो भी 2 बोटी, नहीं सबको पता था एक एक बोटी ले, एक बोटी, 2 बोटी चलनी है। और मैंने कहा यार ये कोई बड़ा गैर इंसानी किस्म का खुराक तो उसका मतलब आप और मैं एक ही बैकग्राउंड। अच्छा मैम, सर की कौन सी एक ऐसी आदत जो आपको सबसे अच्छी लगती है इनकी शख्सियत में, और सर आपको मैम की कौन सी है एक आदत? वैसे तो बहुत सारी होंगी, लेकिन एक स्पेसिफिक आदत जो कि आप कहें कि इसके बगैर एतजाज सर इनकम्प्लीट है। नहीं, ही इज वेरी इनोसेंट। ओके, मतलब है कि इनोसेंट इन ऑल वेज। अच्छा, ना इनको पैसे का पता है, ना इनको कपड़ों का पता है, ना इनको किसी चीज सिवाय वकालत का और इश्यूज का, आइन का, राइट्स का, ये इनके प्रॉब्लम्स हैं। ओके, सब इंटेलेक्चुअल हैं। बाकी जाती तौर पे इनको कुछ नहीं है, बस मलंग है। ओके, तो ये चीज़ आपको पसंद है? हाँ। सर आपको मैम की कौन सी? ये बड़ी माशाल्लाह स्टडी है। अच्छा, गुड। घबराने वाली, घबराती नहीं है। कोई क्राइसिस हो, बड़े बड़े क्राइसिस आए हमारे पर ये नहीं घबराई। एक तो दूसरा इसमें है कि इसको माशाल्लाह सलूशन हर चीज़ का कोई ना कोई इसको पता होता है कि वो बंदा है, उसने ये करना है, उसके पास ये इख्तियार है, उसको ही कहना है। हमने कोई इंसाफ के अलावा कुछ नहीं मांगना। ये नहीं मांगना कि हमारे साथ कोई भला करो जो कानून नहीं मांगता, पर उसने करना है। अगर काजी साहब वो अफसर है दफ्तर, शी विल नो कि वो हैं, वो काजी साहब जो उस खाने पे डिनर पे मिले थे, वो क्लिक हो जाते हैं। शी इज फोकस्ड एंड क्लियर कि हाँ, वेरी फोकस्ड, वेरी क्लियर एंड वेरी डिटरमिन्ड। और किसी की तरफ इसको मैलिस नहीं है, कोई झगड़ा नहीं इसका, कोई किसी के साथ इसकी कोई, मेरे मतलब है फैमिली है, फैमिली में 1-2 मरतबा मौके ऐसे आ भी जाते हैं भाइयों में, बहनों में, पर इसने उसको हमें जोड़ने का ही काम किया है। अच्छा एतजाज साहब, अब आज क्योंकि ज़्यादा सियासी सवाल तो आपसे नहीं करने, लेकिन आपका लाइफ लॉन्ग एक रिश्ता पीपल्स पार्टी से, 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। एक तो हालिया है, एक साबका है। हाउ डिड यू रिसीव द न्यूज़ ऑफ भुट्टोज एग्जीक्यूशन इन 1979? जब आप कैसे पता चला? आपके लीडर थे, लेफ्ट के लीडर थे, आपकी भी शनाख्त लेफ्ट की रही है, तो हाउ डिड यू रिसीव दैट एंड व्हाट वाज, हाउ डिड यू कोप विद इट? तुम्हें याद है वो जो हम दोनों एक इकट्ठे ही थे? खबर तो मुझे मिली, हाई कोर्ट में पहुंचा उस दिन सुबह, तो मैंने वहीं सुनी कि ये अलमिया हो चुका है, और 2-3 घंटे पहले हुआ, 2 बजे सुबह उन्होंने फांसी दी थी। तो मैं फिर उधर से मैंने अपने एक एसोसिएट को कहा कि भाई केस आज के मैं नहीं कर सकूँगा, तो तुम एडजर्न करा लो। वो मैं अब घर वापस आ गया। बस उसके बाद ये बता सकती है कि क्या? It was I think after the secession जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का हुआ, वो एक ऐसी धार, एक तलवार चल गई हमारी जिंदगियों पे। उस तलवार के चलने के बाद हमारा ख्याल था कि अब कभी ज़िंदगी में इतनी खौफनाक, दर्दनाक चीज़ नहीं होगी। और फिर वो कायद जो बहुत ही मकबूल और बहुत ही फोकस्ड और गरीबों के लिए सोच रहा था, मुल्क के लिए सोच रहा था, एटॉमिक बॉम्ब बना चुका था। मतलब है ये सारा जो काम किया गया था तो भुट्टो साहब ने किया और उसका उन्होंने नतीजा भी भुगत लिया। मगर ये है कि बस लगा कि अब कुछ नहीं रह गया। ईस्ट पाकिस्तान के अलग होने से भी यही ख्याल आया। काजी साहब बहुत रोए, बहुत 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 तड़पे, बहुत रोए, बहुत। जिलानी साहब के साथ मिले,
मलिक गुलाम जिलानी आसमा के जो वालिद थे, वो बड़ी कोशिश करते रहे थे, एतजाज़ भी करता रहा, केसेस दे वुड गो एंड इंस्टीट्यूट न्यू आर्ग्यूमेंट्स, पिटिशंस डालते रहते थे, वो हासिल नहीं हुआ। जिलानी साहब को दरअसल बेगम रसद भुट्टो साहबा ने कहा कि कुछ करें इसमें। तो हम दोनों उस वक्त, ये जनवरी में की बात है 1979, तो हम दोनों थे लंदन में कि, और ये बात फरवरी 6 की है जिस दिन फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। आप तो पूछ रहे हैं ना जिस दिन फांसी हुई, ये उससे पहले का। 6 फरवरी को 1979 को फैसला आया भुट्टो साहब की अपील के रिजेक्ट हो जाने का सुप्रीम कोर्ट। उसके अगले दिन मुझे जिलानी साहब ने कहा कि बेगम साहबा ने इस तरह अप्रोच किया है और कहा है कि आप कुछ करो, कोई लीगल चैलेंज करो। मैंने कहा 2 लीगल चैलेंजेस हो सकते हैं। कहने लगे क्या? मैंने कहा मैं एक समझता हूँ, एक तो ये होना चाहिए कि भुट्टो साहब ने, ज़ियाउल हक ने 12 रबीउल अव्वल जो अभी आने वाली थी और आने भी 12 फरवरी को थी, बनती थी, उस दिन से उसने अनाउंस कर दिया हुआ पहले 1 दिसंबर में ऑर्डर निकाल के कि यहाँ इस्लाम लागू हो जाएगा, नाफिज हो जाएगा और इस्लाम के मुखालिफ कोई कानून नहीं रहेगा। तो मैंने उनसे कहा कि इसमें जाके आप दैयत जो है ब्लड मनी उनके लिए ऑफ़र कर दें। हाँ, अच्छा, जितनी मर्जी, ये प्रोविजन तो थी, प्रोविजन है, अब ब्लड मनी पे आ जाएगा। उन्होंने कहा चलो ये पिटिशन करते हैं। वो बड़े एजिटेट होके और वो भी बड़े सोगवार थे, बड़ी उनको, वो कहने लगे चलो अभी चलो। मैंने कहा जी अब फ्लाइट जाएगी तो जाएंगे। फिर हम वापस आए दोनों। फिर एक दूसरी पिटिशन मैंने सोची और वो भी दुरुस्त थी, बजा थी मेरी। मैंने कहा कि ये जो राइट है मर्सी देने का, कि मतलब सजाए मौत को उम्र कैद में ही कन्वर्ट कर दो, ये राइट है टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बट ज़ियाउल हक इज़ नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ अ यूजर्पर। इसको 90 दिन में इलेक्शन करा के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था घर चले जाना। इसने वहाँ कसम भी खाई थी, सब कुछ लिखा हुआ है, जजमेंट में लिखा है, बेगम रसद भुट्टो साहबा की जजमेंट जो है। तो ये तो 90 दिन से ज़्यादा यूजर्पर हो गया है। तो ये अगर कोई मर्सी पिटिशन करता है, ये नहीं फैसला करने का इख्तियार रखता। और जिलानी साहब की तरफ से, फैमिली की तरफ से नहीं, भुट्टो साहब की तरफ से नहीं, बिल्कुल जिलानी साहब की तरफ से ये एहतियातन हमने एक मर्सी पिटिशन के, ही इज़ दी चेयरमैन ऑफ OIC, तो इसको फांसी नहीं, एक ही ग्राउंड दे के उसमें लंबा दिया ही नहीं। और लेकिन साथ नीचे नोट लिखा कि ये प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट के सामने रखी जाए ये पिटिशन। सिंस वन पर्सन स्टाइल्स हिमसेल्फ एज द प्रेसिडेंट, नेमली जनरल ज़ियाउल हक, therefore it out of abundant caution it is being required that it be placed only before the constitutional president, ताकि ये पोस्टपोन हो जाए। वो उस पर हमने रिट भी कर दी। अब रिट को शफीउर रहमान साहब ने जो डिसमिस किया, अब उस पर वो जो फाइनली डिसमिस हुई, वो पहले शफीउर रहमान साहब ने की, फिर जस्टिस ज़कीउद्दीन पाल थे और 2 और जजेस थे। उन्होंने 3 अप्रैल को 1989 को शाम 5 बजे ऑर्डर सुनाया, क्योंकि वो अब हमें उसके बाद पता लगा कि वो नहीं चाहते थे हम अपील करके और कोई स्टे ऑर्डर मांगे किसी कोर्ट से फॉर एग्जीक्यूशन के। उनको मालूम था आज एग्जीक्यूशन होनी है। और शफीउर रहमान साहब ने जो लिखा डिसमिस करते हुए पैराग्राफ, वो रिपोर्टेड जजमेंट है, वो भी बड़ा अजीब है। उसने कहा कि बेहतरीन और बड़ी वसी रिसर्च के बाद एतजाज़ ने, एहसन ने बहुत ही अच्छा तरह ये अपना केस प्रेजेंट किया है, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर कैदी की फांसी को रोक दिया गया तो उसकी
अजियत को हम तूल दे रहे होंगे, लिहाजा ये पिटिशन नहीं बनती। ये पैरा 10 ऑफ दैट है, पैरा 10 ऑफ दैट। अच्छा, चूंकि एतजाज साहब एंड मैडम बुशरा एतजाज साहब थोड़ा सा माहौल दुखी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी दुख और सुख का मिलन और साथ और इम्तजाज है। मंजूर बसान साहब आप हैं, उन्होंने कल एक अजीब बयान दिया है। उन्होंने कहा जी मुझे 2-3 महीने से हुकूमत ज़्यादा चलती नज़र नहीं आती, और कुछ लोग ये कह रहे हैं जो कि दोस्त हैं बड़े, इस हुकूमत के बड़े दोस्त हैं, बड़े साथी हैं, कोई चिड़िया उड़ाता है, कोई पता नहीं क्या, वो भी कह रहे हैं कि कुछ हालात ठीक नहीं है। व्हाट डू यू सी, आपकी बसीरत क्या कहती है? मेरी बसीरत के अलावा मियाँ साहब की तबीयत जो है वो ही ऐसी है। अच्छा, वो कोई बेजला संज कहते हैं, बजला संज, वो कुछ बेचैन और बेतराब सी तबीयत है। आप देखें कि अब्दुल वहीद काकड़ को उन्होंने अपॉइंट किया, वो थोड़ा सा उनका इख्तलाफ रहा विद इसाक खान, बट उन्होंने मिल के अपॉइंट किया। अब्दुल वहीद काकड़ ने उनको खैरबाद की। अगला जो आया जो आर्मी चीफ, वो जो इनके दौरान जिनको इसने लगाया वो था परवेज़ मुशर्रफ, और फिर परवेज़ मुशर्रफ के हाथों आप निकाले गए। फिर आपने ये बाजवा साहब को खुद अपॉइंट किया और सुपरसीड करके और फिर एक्सटेंशन भी दोनों हाथों से, और 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा। नहीं सर, 340 वो 342 कुल वोट हैं कौमी असम्बली में, अब 336 रह गए फाटा के मर्जर के बाद, पर 342 उस वक्त कुल वोट थे, और 342 में से 340 पड़े थे। बाकी सुने बीमार संगारे तो आप सोच ले, इतने वोट तो किसी मोशन पे, किसी करारदाद पे, और अगर पाकिस्तान की करारदाद होती फिर भी असेंबली में इतने ना वोट पड़ते जितने। तो मियाँ साहब अब ज़रा बेचैन हो गए। वो चौथी मर्तबा आए थे वज़ीर आज़म बनने के, हाथ हो गया उनके साथ। अब सबसे ज़्यादा तो देखें ना, वो खुद ही अपने एक उस प्राइम मिनिस्टीरियल रोल में रहना चाहते हैं। मौलवी मुश्ताक साहब चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को फांसी लगाया। उनके बारे में ये मशहूर हो गया था, और बड़े मोतबर ज़राए जो मेरे साथ तो साथ बैठने वाले दोस्त बाहर के बताते थे कि वो अपनी रोज़ अपने घर में एक अदालत उन्होंने बना लिया कटहरा, और वो रिटायरमेंट के बाद, और वो कुर्सी भी, और सबज़ कपड़ा होता था मेज़ जजों के, वो सबज़ कपड़ा भी डाल के रोज़ बैठ के कहते थे CM नंबर 1 किधर है, वो नाश्ता लेके आया करता, कहता ये सर ये सिविल में से लेनी है। सर इतने बड़े झटके के बाद हो सकता है। तो मियाँ साहब को ये है कि मियाँ साहब तो आए थे चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने, अब किसी ने रास्ता रोका, आप आते थे, मगर कोई अनागीर भी था, तो वो अब अनागीर जो भी था, अब मियाँ साहब ने किसी तरह तो काम पूरा करना है। वो चीफ मिनिस्टर के इस तरफ बैठ के, और मीटिंग चल रही होती है, अब वो प्रेसिडेंट साहब आपका इतना लंबा सफ़र आपका। एक बात मैंने पूछनी है आपसे, क्योंकि मेरे ख़ानदान में भी लोग वकालत से ही रोज़गार कमाते रहे, और कुछ ऐसे भी थे जो ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले भी करते रहे, उनसे भी मेरी साफ सलामत थी। एक सवाल मैं पूछता था उनसे कि एक बंदा खड़ा है आपके सामने, उसकी मौत और ज़िंदगी आपके हाथ में है, अगर आप अल्लाह पे यकीन हम तो रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वो भी आपको देख रहा है, कैसे कोई इंसान कैन सेंड समवन टू गैलोज, वो जानते हुए कि ये मैं जुल्म कर रहा हूँ। इतनी कैपेसिटी है इंसान में, इतना ईवल का भी गुंजाइश है। नसीम हसन शाह ने की, उन्होंने तो मान लिया ना टीवी पे आके, मगर उन्होंने ये जानते हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि या मैं जाऊं या ये जाए, तो बेहतर नहीं कि इसको ही मैं मार दूं। कितना जी उनका इंटरव्यू था एक गालबन ना, मैं ज़ाती तौर पे बता रही हूँ कि इंटरेक्शन हमारे साथ भी ऐसी हुई थी, जिसमें उनको क्या खतरा था भुट्टो साहब से?
भुट्टो साहब से नहीं होता, ये वही सीट का खतरा होता है। उन्होंने पीसीबी का चेयरमैन भी बनना था, उन्होंने प्लॉट्स भी लेने थे, उन्होंने दुनियावी मामलात में अपने आप को बढ़ावा देने के लिए अपनी आखिरत खराब कर अपनी आखिरत खराब कर। खैर नाज़रीन, दोबारा से आएंगे, गपशप का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। चूँकि अभी आपने शेर की एक लाइन पढ़ के सुनाई है और मैंने कहा मुझे आज ही पता चला है कि सर अच्छे शायर भी हैं, तो मैम के लिए शायरी हो जाए। बड़ी बोरिंग शायरी करते हैं। चले फिर भी ये घर की मुर्गी दाल बराबर वाला काम। फिर भी सर नहीं काजी साहब, मेरा तो मानना है कि मुझे तो ना शायरी आती है ना कुछ। नहीं है दावा सुखनवरी का, नहीं है दावा सुखनवरी का, ना हुस्न लफ्ज़ों की काट में है। वाह वाह। नहीं है दावा सुखनवरी का, ना हुस्न लफ्ज़ों की काट में है, मगर कहाँ वो सुखन शनासी, हाँ, मगर कहाँ वो सुखन शनासी जो एतदाद ऐसे जाट में है। सुखन शनासी बहुत नहीं, और शेर भी बहुत उम्दा कहते हैं। हाँ, मगर इनकी शायरी जो मुझे ज़्यादा पसंद आती है वो है रेवोल्यूशनरी, पॉलिटिकल शायरी। तो जाहिर है वो आज की सिचुएशन पे, आजकल की सिचुएशन पे चलें, अगर कोई शायरी आप सुना दें हमें, जो इस वक्त माशाल्लाह हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं। नहीं कुछ एट योर विल। हाँ एग्जैक्टली। हालात पे तो करेंगे तो फिर रोना धोना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी शायरी है। मुझे किसी ने कहा कि किताब छपवाओ अपनी शायरी की। मैंने कहा वो तो उसका उन्वान होगा 2-4 गज़लें, 3-4 नज़्में। यही हो सकता है। पर एक पहले भी कह चुका हूँ, पर वो बुत परस्त था लेकिन खुदा से डरता था। वो बुत परस्त था लेकिन खुदा से डरता। वो बुत परस्त था लेकिन खुदा से डरता था। अजीब शख्स था, हर इंतहा से डरता। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। और जो साजिशों की वसातत से बादशाह बना, जो साजिशों की वसातत से बादशाह बना, शहे सिपाह वो अपनी सिपाह से डरता था। शहे सिपाह वो अपनी सिपाह से डरता था। वाह वाह वाह। और वो जिसने मिट्टी में रौंदा था शाह के खैमे को, वाह, वो जिसने मिट्टी में रौंदा था शाह के खैमे को, वो शाह सवार भी एक बादशाह से डरता था। वाह 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 वाह। ये शिमर और जैद वाह वाह। वेरी और नाइस। जितने सेकंड टियर के होते हैं। और फिर इस पे ही कह दिया, तेरे अताब से डरता था एतजाज ऐसन, मगर ना ऐसा जवां किस बला से डरता। ये देखा आगे ना, ये नहीं ये आई थिंक इट इज मोर आयरॉनिक, यू नो। ये मीन्स, लेकिन एतजाज साहब वैसे वो कहते हैं ना, हमारे उस्ताद कहते थे, मैंने अपने उस्ताद से स्पेन में पूछा, टेड ग्रांट से, तो उन्होंने कहा कि आई एम एन इनकरेजिबल ऑप्टिमिस्ट, एंड जो रेवोल्यूशनरी है उसके लिए डिप्रेशन या गम और उदासी एक लग्जरी है विच वी कैन नॉट अफोर्ड। तो अल्टीमेटली आई थिंक वी आर ऑल इनकरेजिबल ऑप्टिमिस्ट, फाइटिंग एंड फाइटिंग ऑन। तो जितनी भी मायूसी हो, हम उम्मीद का दामन तो हाथ से नहीं छोड़ते। आपको लगता है कि ये जो वो फैज़ साहब ने कहा था ना कि ये किनारे फलक का स्याह तरी गोशा, यही है मतलब माह तमाम कहते हैं, तो कैन वी एक्सपेक्ट कि बस हुन एंड है, आगे बेहतरी है? फैज साहब ने यह भी कहा था, भला के हमने ना देखा तो और देखेंगे, फरोगे गुलशन हो सौते हजार का मौसम। उस पर फराज ने लगा दिया वैसे। अच्छा, लेकिन कहा ना फैज ने देखा ना हम ही देखेंगे, फरोगे गुलशन फौते हजार का मौसम। अच्छा खुदा, इससे पहले कि आप ये ख़त्म करो, दुआ करो मेरा आपसा मुझे साथ दे, वो ये मैं कहूँगा कि मैं एतजाज़ साहब के लिए कह रहा हूँ, फैज़ साहब के एक शेर, और फिर ये ख़ात्मा करेंगे कि हम सहल तलब कौन से फर्रात थे, लेकिन अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है।
वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, मैम आपका, बहुत मज़ा आया। और सर आपका भी थैंक्स कि आपने मुझे, कोई गाल नहीं, मैं इत्थे ही हां, मैं रोज आप पढ़ता नहीं, आपने मुझे मौका दिया कि मैं सर से बात कर सकूं, मैम से बात कर सकूं। आज ये जो ईद स्पेशल शो है नाज़रीन अपने इख्तिताम पर पहुंचा और अच्छी अच्छी बातें हमने सर से भी सुनी, मैम से भी सुनी और कुछ उनके सीक्रेट्स भी जाने और शेयर भी सुने। तो आप लोग यकीनन आप लोगों को मज़ा आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।